अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आईपीपीज़ का मामला इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ ज़ेरे बहस है। असल में आईपीपीज़ कितनी काम कर रही हैं और क्या ये मामला है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुल्क में इस वक्त 100 आईपीपीज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें फर्नेस ऑयल पर चलने वालों की तादाद 15 है, जबकि गैस और आरएलएनजी पर चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनकी तादाद 19 है। पानी से बिजली बनाने वाली आईपीपीज़ की तादाद 4, जबकि कोयले पर चलने वाले प्लांट्स की तादाद 3 है। कोयले पर चलने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी, जो थर के कोयले पर चल रहे हैं, उनकी तादाद 5 है, जबकि बिगास जो कि रेजिड्यू होता है गन्ने का, जब उसका रस निकाल लिया जाता है तो इसको बेगास कहते हैं। तो बेगास पर चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनकी तादाद 8 है, जबकि सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तादाद 10 है, जबकि हवा से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तादाद 36 है। और इस वक्त जो आईपीपीज़ में शेयर होल्डर्स हैं वो 52% हुकूमत है, गवर्नमेंट है, जबकि 28% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, जबकि 20% जो है वो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे साथ इस तमाम मामले पर बात करने के लिए मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आए रोज़ आईपीपीज़ के हवाले से हम मुख्तलिफ बातें सुनते हैं कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा है वो आईपीपीज़ के साथ जो किए गए मुआहदे हैं उनकी वजह से है। क्या किसी तरीके से आईपीपीज़ के मुआहदे ख़त्म किए जा सकते हैं, या जो ये कहा जा रहा है कि इन मुआहदों पर नज़रसानी की जाए, क्या ये पॉसिबल है कि इन कीमतों को रिवाइज़ किया जा सके? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि अचानक ये मसला जो सर उठाया है उसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि 2018 में आपको याद होगा कि 2022 में आर्मी चीफ ने कहा था कि आप बिजली के मामला तय करें और खुद इंटरफेयर किया था। 2018 से पहले इमरान खान बिजली के बिल जलाया करते थे। ये मसला तो पुराना था, आज ये अचानक क्यों उभरा है, ये बड़ा पुरस्कार बात है। ख़ास तौर से इसलिए भी कि जब 1994 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे 30 साल के, अब वो ख़त्म होने के करीब हैं। नंबर एक तो ये है। दूसरे, महंगाई के लिए बात की जा रही है, तो मैं आपको पहले एक चीज़ रिकॉर्ड पर बता दूं। इस साल महंगाई का हदफ हुकूमत ने रखा है 12%, और ये उस वक्त रखा था जबकि आईपीपीज़ का इशू नहीं आया था, उसके उनको रिलीफ करने की कोई बात नहीं थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कुछ रिलीफ मिल भी जाए, अगर तो ये जो 12% का हदफ है इसके मुकाबले में कम से कम 16% महंगाई रहेगी, तो फिर ये उछाला क्यों गया है? ये मसला है इनका अशराफिया की आपस की लड़ाई है। टेक्सटाइल सेक्टर कह दीजिए, आप ट्रेडर्स कह दीजिए, और एनर्जी सेक्टर, इनका आपस की लड़ाई है। तमाम पार्टियां जो पिछली तीनों हैं वो इसमें मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं, उनके हुक्मरान मुलव्विस हैं, उनके सपोर्टर्स मुलव्विस हैं। बुनियादी बात। तो फिर ये उछाला क्यों गया है? इसलिए कि अदालत इसमें कुछ कर नहीं सकती। ये आप अगर जो है वो मुआहदे कानून के तहत ये काबिल एनफोर्सेबल नहीं है। अगर फ्रॉड और धोखाधड़ी के साथ कोई मुआहदा करता है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। मगर नेपरा ने खुल के कह दिया हुकूमत ये पर नजरसानी नहीं करती। मैं सिर्फ एक आम आदमी के लिए मैं समझाना चाहता हूँ। एक आदमी के पास एक गोडाउन है जहाँ पर के 100 बोरियां गेहूं की आ सकती हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकती, छोटा सा गोडाउन है। वो किसी के साथ ये मुआहदा करे कि जी 10,000 बोरियां मैं इस कमरे में रखूंगा और उसका आपको रेंट दूंगा, और वो रेंट देना शुरू कर दे, तो जब मामला अदालत में जाएगा वो कहेगा भाई तुम कमरे में तो आ ही नहीं सकती, है ना। तो वो तो फ्रॉड के जरिए था ना। हुकूमत भी फ्रॉड में शामिल थी, हुकूमतें और ये भी शामिल थे। तो हल क्या है? हल है इनका नाम ECL में डालना। पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, भैया कल को कोई गलत फहमी ना हो जाए कि मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ या चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तानी इस फ्रॉड में मुलव्विस हैं उनका नाम ECL में डालें, क्योंकि फ्रॉड के जरिए हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, इसमें तीनों हुकूमतें और उनके अलावा दूसरे लोग बराह रास्त। ऑडिट्स तो बहुत दफा हो चुके हैं। 1997 में FIA ने इंक्वायरी की, लेकिन फिर हमने देखा कि नून लीग के दौर में आईपीपीज़ के साथ फिर मुआहदे हो गए। फिर मुशर्रफ दौर में 2001 में इंक्वायरी हुई, तब भी जो है वो आईपीपीज़ जो है वो काम करती रही, मजीद आईपीपीज़ भी लगी। और इमरान खान ने जो 2020 में फिर एक इंक्वायरी करवाई, और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी साकिब निसार की अदालत में ये मामला गया, उसके बाद नैब में भी ये मामला गया। लेकिन हमने ये फिर भी देखा कि हर बार इंक्वायरी हुई, लेकिन हर दफा जो है वो आईपीपीज़ के साथ नए मुआहदे भी हुए। तो क्या ये जो सब बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, क्या वो हकीकत पर मबनी है, या फिर जो ये बयानात आ रहे हैं ये सिर्फ अवाम के जज्बात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल पुरस्कार बात है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जो आपने कहा जो मैंने कहा था।
मैंने कहा था इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। ओके। मैं फॉरेंसिक ऑडिट में हुक्मरान के चेहरे भी खुल के सामने आ जाएंगे, इन सनतकारों के भी आ जाएंगे, सॉरी आईपीपीस के पाकिस्तानी मालकान के भी आ जाएंगे, इनके सहूलतकार भी आ जाएंगे, जो इमरान के करीब हुकूमत में लोग शामिल थे वो भी आ जाएंगे, नवाज शरीफ के साथ जो लोग शामिल थे वो भी आ जाएंगे, और पीपल्स पार्टी के साथ भी आ जाएंगे, दूसरों वो खुल के उनके सब हुक्मरान और ये सामने आ जाएंगे। उसको हम कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट, उसमें बचने का कोई सवाल नहीं है। मैं तो इन्वेस्टिगेशन की तो बात ही नहीं कर रहा, इसलिए कि इसमें तो वो लोग शामिल हैं जो इसमें खुद मुलविस हैं, वो क्या ऑडिट करेंगे। दूसरा मैंने कहा था इनका नाम ईसीएल में डालें, ये बाहर नहीं जा सकते, फिर इनके इनकम टैक्स के केसेस खोलें, फिर उसके बाद इन्होंने जो कर्जे माफ कराए उनको क्या ये वापस करें, वरना आप बोर्ड में नहीं रह सकते। फिर ये आके खुशामद करेंगे हुकूमत की कि जनाब आप हमारे साथ मामला तय कर लें। क्यों? क्योंकि बेतहाशा मुनाफा वो कमा चुके हैं, उनका पेट भर चुका है, इसमें उन्होंने पैसे बेशतरने लगाए ही नहीं थे। मैं आपको बता दूं, होता ये था कि अगर फर्ज कीजिए 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है तो उसमें 80 करोड़ का जो है वो तो लोन था, 20 करोड़ उसने लाने थे, वो भी बैंक ने दे दिया। ओवर इन्वाइसिंग थी, ओवर इन्वाइसिंग, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लगाया। ये तो फिर मुआहदे करने वालों का कसूर हुआ ना, करने वालों का और हुकूमत का और बैंकों का, सबका शामिल है ना। गठजोड़ जब होता है, गठजोड़, तो उसमें सारे शामिल होते हैं। ये तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर फर्ज कीजिए मौजूदा हुकूमत मुझे साथ एग्रीमेंट करे कि आप मुझे $100 मिलियन दें और मैं 4000 अरब डॉलर के जो मिनरल्स हैं वो आपके नाम कर दूंगा, तो कानून तो उसको नहीं मानेगा ना भाई। वो 4000 की चीजें आप 100 अरब से दे सकते हैं, तो ये तो कानून की नजर में। लेकिन मसला ये है जिन्होंने करना है, जो अदालतें हैं, साकिब निसार को आपने बताया, साकिब निसार तो वो शख्स है जिसने ये लूटी हुई दौलत जो बाहर गई थी, इमरान खान ने, उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा इस दौलत को वापस मत लाएं, बाहर ही रख के हम प्रोटेक्शन देते हैं। उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया, हालांकि उसका अख्तियार ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। तो वो बातें अभी हम छोड़ देते हैं ना, सियासत की और दूसरों की। मसला हमें पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान का बचाना है। पाकिस्तान के लिए खतरात हैं, पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इससे कुछ रिलीफ ले लेते हैं, महंगाई 12% से बहुत ज्यादा रही, आवाम को क्या मिलना है। ये दूसरी बात एक और आपको, आवाम के लिए, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 15,000 अरब रुपया एफबीआर ने एक साल में कम वसूल किया है जितना करना चाहिए था, ये शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं, तो ये तो हुकूमत का काम है ना। लेकिन जितने जो ताजिर और सनतकार और जो सियासतदान कूदे हैं वो आईपीपीस की बात कर रहे हैं। ये क्यों नहीं करते कि जी ये 15,000 अरब भी अगर ले आए तो आईपीपीस और नो आईपी आपके बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे, आपके गैस के नर्ख कम हो जाएंगे। वो 15,000 की बात क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि वो ताजिर जिनको सनतकार जिनको टैक्स देना पड़ेगा, वो सियासी पार्टियों को डोनेशन भी देते हैं, चंदा भी देते हैं। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों कूदे हैं सियासतदान? भाई आप कूदे तो 15,000 अरब के लिए कूदे, जो शहबाज शरीफ साहब की फिगर है, और वो सिर्फ एफबीआर की है, उन्होंने सूबों को नहीं कहा है। सब मिलाए तो कोई 22,000 अरब रुपया टैक्स कम आ रहा है। अगर उसका आप आधा भी ले आए और आईपीपीएस को कुछ ना करें तो भी लोगों को फायदा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आईएमएफ को बिल्कुल माफ, आईपीपीएस को माफ करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ आईपीपीएस का इशू तो उन्होंने इसलिए लगाया है कि ये जो 28 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, शायद 2080 तक भी ना जाए, वो मसला पीछे चला गया। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये जो मोनोपोली है ये बैंक्स की सूरत में भी तो नजर आती है कि बैंक्स जो है उनकी तादाद कम है, दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें देखें तो बैंक्स की तादाद ज्यादा है, और बैंक्स की तादाद ज्यादा होने से उनके अंदर जो एक कंपटीशन पैदा होता है, उसकी वजह से जो आवाम को सहूलत मिलती है वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो कैपिटल तक एक्सेस है वो भी पॉसिबल नहीं है आवाम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोली जो है ये हमें हर जगह पर नजर आती है। देखिए, दो बातें आपने की है। पहली बात तो है कि ये बात आपकी सही है कि अशराफिया की मईशत है, अशराफिया की, एलीट की है। उन्हीं की मदद से इख्तिदार में आते हैं, उन्हीं की मदद से इलेक्शन देते हैं, उन्हीं की वजह से कर्जे मिलते हैं बाहर से, इख्तिदार में आना, तूल देना, ये अशराफिया की मईशत है, उन्हीं के लिए पॉलिसी बन रही है। मगर बैंकों के लिए जो आपने कहा वो सही नहीं है। मैंने यूरोप में बहुत टॉप पोजिशन पे, मिडिल ईस्ट में काम किया है, मुझे पता है। पाकिस्तान में जो मसला है वो ये है कि जो निजकारी जब की गई थी उसके बाद से आज देखें, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, तिजारती बैंक, उनका क्या काम है? सनत, तिजारत, ज़राअत, माइक्रो फाइनेंस के लिए कर्जे देना खवातीन को, किसानों को। उन्होंने हुकूमत को कर्जे दिए 27,000 अरब रुपया, और इन्वेस्टमेंट किया 27,000 अरब रुपया हुकूमत को, और 12,000 अरब रुपए दिए पूरी 25 करोड़ की आबादी के मुल्क को। मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा और पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। ये निजकारी का तोहफा है। आपने गैर मुल्कियों के हवाले कर दिए बड़े बड़े बैंक्स, और उन्होंने फिर मोनोपोली बना ली। एक नेशनल बैंक, बड़ा बैंक रह गया, वो भी उनके साथ मिल गया।
जो तो अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में 2008 तक ये था कि कर्जे 3 गुना थे, सरमायाकारी जो थी वो 1/3 थी। अब वो 27,000 है, ये 12,000 है। ये है तबाही बर्बादी एक। दूसरी तबाही बर्बादी है कि ये जो खाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, लिखा होता है पीएलएस सेविंग, लेकिन ये जो मुनाफा तकसीम कर रहे हैं, स्टेट बैंक शामिल है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A और 40A की खिलाफ वर्जी है। कोई नोटिस नहीं ले रहा, सब खामोश है। लेकिन अगर आप खुल्ला करके करोड़ों 5 करोड़ लोग हैं उनका हक लूट रहे हैं और बैंक अपना मुनाफा बेतहाशा बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट को कर्जे दे के आराम से बैठ गए, और आज की तारीख में 922 अरब रुपए बैंकों के ऐसे हैं जिन्होंने आमदनी से कल के पैसे अलग रख लिए हैं, खातेदारों को नहीं दिए, और उससे 922 तो इसका अरब मतलब तो रुपए ये हुआ ना कि जो बैंक्स हैं वो उन लोगों को कर्जा देते हैं जो जिनसे उनको वसूल करना आसान लगता है या जो उनके लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोली तो है कि बैंक्स जो हैं अगर यहाँ पर ज्यादा तादाद में होंगे तो आपस में ऑब्वियसली उनका एक कंपटीशन भी होगा और उनको इंटरेस्ट रेट भी कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब वो आपस में कंपटीशन में होंगे तो फिर वो एक्सेस टू कैपिटल वाला मामला, जैसे मिफ्ताह इस्माइल ने भी, अगर मैं याद करवाऊं तो मिफ्ताह इस्माइल ने भी कहा था कि जो 1% पर हम जो है वो देते हैं, ये बैंक्स तकरीबन 600 के करीब फैमिलीज हैं जिनको 1% पर ये लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट 1% दिया जाता है। तो ये तो फिर वो यही है कि अशराफिया और बैंक्स की आपस की मोनोपोली है। देखिए, बात है शख्स को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, उनको पता कुछ भी नहीं है, वैसे ठोक दिया उन्होंने। बैंक ही नॉट अ बैंकर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये कार्टेल बन गया है और स्टेट बैंक इसमें अशराफिया के साथ मिल गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कानून है कि तिजारती बैंकों का काम है तिजारती बैंकों के लिए कर्जा देना, तो हुकूमत, स्टेट बैंक इनको पैसे दे रहा है, ये हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं। हुकूमत को कर्जे देना इनका काम नहीं है, तो फिर मुझे ये बताइए मईशत कैसे तरक्की करेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी? इन्होंने जो 27,000 अरब रुपए के हुकूमत को दे दिए और 12,000 अरब रुपए दिए जो इनका काम था, सनत, तिजारत, ज़राअत, माइक्रो फाइनेंस, ये काम 12 बैंक हो या 20 बैंक हो, ये सवाल नहीं है। किसी जमाने में तो पाकिस्तान में 5 बैंक हुआ करते थे सिर्फ, आपको याद होगा 5 बड़े बैंक थे नेशनलाइजेशन के बाद और जबरदस्त काम करते थे। जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो बड़ा जबरदस्त कामयाब था भुट्टो का। ये बात मैंने सेनेट में कही थी और सेनेट कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है मेरे रेफरेंस से कि नेशनलाइजेशन कामयाब था, सिर्फ 5 बैंक थे। ये अशराफिया की मईशत जो लूटमार हुई है, ये स्टेट बैंक इनके साथ मिला हुआ है, कानून तोड़ रहे हैं ये, इसलिए ये है कि इनका मुनाफा बढ़ रहा है और बैंक तबाह हो रहे हैं। और 922 अरब रुपए जो मैंने बताए थे, ये कर्जे माफ करने की तैयारी कर रहे हैं, कौम को नहीं पता। ये मिली भगत है, अशराफिया को आपका तोड़ना है, वो नहीं तोड़ा जा रहा। एलीट असल में मसला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, फिर से वापस आएंगे और हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन गेस्ट हमारे साथ मजीद शामिल हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम IPPs पर बात कर रहे हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा PTI अब्दुल समद याकूब साहब, जो कि सेनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ स्काइप पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आबिद गिल साहब, जो कि चेयरपर्सन हैं इकोनॉमी डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। अब्दुल समद साहब, सबसे पहले तो ये कि अभी जो IPPs के हवाले से जो बातें सामने में आ रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो हकीकत में मबनी है? क्योंकि जब इमरान खान साहब के दौर में इन पर तहकीकात कराई गई, इंक्वायरीज कराई गई, तो फिर उनके दौर में भी IPPs जो हैं वो काम भी करती रही, मजीद IPPs भी लगी। तो क्या वजह है कि आज फिर जो IPPs का मामला है फिर से जो है वो उठाया जा रहा है? क्या लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, या क्या मामला है जिसकी वजह से ये बार बार IPPs की बात हो रही है? देखें, ये तो इस वक्त जितनी गुफ्तगू हो चुकी हुई है और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि चले किसी तरीके से भी IPPs का इशू जो है वो रेज किया गया, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब इस दफ़ा के बिजली के बिल आए और 70 रुपए यूनिट जो कॉस्ट कर रहा है आपको, और अगर ये इसी तसलसल से जारी रहा और नेपरा इसी तरीके से रिकमेंडेशंस भेजता रहा कि कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 4 रुपए की, तो मेरा ख्याल है ये तो 100 रुपए से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। और इस वक्त जो आपका जो सैलरीड या जो लिमिटेड इनकम जिस तबके की है ज़्यादातर, तो अगर उसका मेजर शेयर जो होगा वो बिजली के बिलों में जाएगा, तो तब ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो जाती है। बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है
हमें पता है कि आईपीपीज का जो मुआहदे थे वो 94 और इसकी ज़रूरत थी। ये नहीं कहा जा सकता कि आईपीपीज के रोल को या उनका जो स्ट्रक्चर है या उसको हम डिनाई करते हैं। बट जो 2015 में नवाज शरीफ के इनके साथ मुआहदे हुए और जो बदनीयती के ऊपर, जो आपको पता है कि अशराफिया का एक दूसरे को बेनिफिट देने का जो नेक्सस है या जो पॉलिसी मेकिंग है, वो हमेशा जो है वो एक्सपोज होती रहती है और इस दफ़ा ज़रा बैडली एक्सपोज हो गई है। कि देखें, जो बुनियादी फॉल्ट है इसमें वो ये था कि आईपीपीज के मुआहदे के मुताबिक आपने इनको जो फर्नेस ऑयल है, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल हो गया या इंपोर्टेड एनर्जी जो भी फ्यूल है, वो आपने इनको प्रोवाइड करनी है। अब जब अगर आप गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती तो आईपीपीज का तो जाहिर है उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स आपसे चार्ज करनी है और वो कैपेसिटी पेमेंट उस वक्त जस्टिफाइड हो जाती हैं जब आप उनको प्रोवाइड करने में, फ्यूल प्रोवाइड करने में नाकाम रहे अच्छा। और वो उसे बिजली नहीं बना सकेंगे। बट अब मसला ये है कि उनके साथ जो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्वर्ण गारंटी के ऊपर हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर आप शायद कोई एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि उसको पाकिस्तान में चैलेंज, पाकिस्तानी जो आपकी है जुडिशल फॉर्म्स वगैरह, लॉ ऑफ कोड, उसमें शायद चैलेंज नहीं किया जा सकता और गालिबन सिंगापुर की कोर्ट्स में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो बट जो भी है, इसका जो भी वे आउट होना चाहिए, इसका रिव्यू होना चाहिए, इसको जिस तरीके से, इसका जो जायज़ जो बात है वो ये है कि जितनी बिजली वो बनाएं उतनी, जितनी वो प्रोड्यूस करें, टेक एंड पे हो कि जी आपने उनसे ली और आपने, जैसे दुनिया के एक ट्रेड का एक असूल होता है कि जो आपने एक चीज़ ली उसका आप पे करेंगे, दैट्स ऑल। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको 60% तक जो है उनकी कैपेसिटी के आप उनसे बिजली भी ना लें। और एक तो सोलर नहीं, सॉरी, विंड का मैंने सुना है कि एक ऐसा भी आईपीपी है कि जिससे आज तक एक यूनिट नहीं खरीदा गया, लेकिन आपने उठा के मल्टी बिलियन जो है वो उनको पे कर दिया है, जो इस वक्त विंड एनर्जी से लगे हुए जी। हैं। और आपके पास ट्रांसमिशन लाइन ना होने की वजह से, अब जाहिर है कि इसमें आईपीपी का कसूर नहीं है कि अगर आपने आईपीपी पंजाब में लगा दिए जो चलने एलएनजी से थे या इंपोर्टेड कोल से थे, तो उनको अगर आप सिंध में या कराची में या पोर्ट के करीब तरीन लगाया जाता, तो अब ये भी इसको भी प्रूव करने की ज़रूरत है कि जो तो चलना ही कोल से था या एलएनजी से था, उसको फिर दूर दराज पोर्ट से, इतना दूर दराज इलाकों में, तो ये मेरा जो ख्याल है ये बहुत एक मेगा स्कैम है। ये इसको जितना आप कुरेदते जाएंगे उतना आपको जो है इसके बेनिफिशरीज के नाम और वो शरीफ फैमिली हो, मंशा फैमिली हो, वो सारे एक्सपोज होते जाएंगे। ठीक। डॉक्टर साहब, बिल में जो है मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो बिजली की कॉस्ट होती है, दूसरा जो है वो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन और के कुछ लॉसेस चार्जेस होते हैं, कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कुछ सब्सिडीज वगैरह होती हैं। क्या आप समझते हैं, क्योंकि हम इस वक्त जो बात सुन रहे हैं वो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की बात सुन रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इनके अलावा भी कोई या इनमें से कोई और फैक्टर कैपेसिटी चार्जेस के अलावा भी इसका जिम्मेदार है जो बिजली की कॉस्ट हम दे रहे हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स हमारी ना एक ट्रेनिंग हो गया कि हम तमाम चीज़ों को ना डिमांड सप्लाई के लेंस से देखते हैं जी। ठीक है। और हम बिलीव करते हैं कि नथिंग इज़ बियॉन्ड डिमांड एंड सप्लाई, और हर चीज़ का जो सोल्यूशन है या डिमांड में मसला होता है या सप्लाई में मसला होता है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी के हमारे एग्रीमेंट हुए हैं 90s में, और मैं समझता हूँ दो पॉलिसीज, एक एनर्जी पॉलिसी जो 90 में हमने स्टार्ट की और एक हायर एजुकेशन पॉलिसी जो 2002 में हमने स्टार्ट की, दोनों ने पाकिस्तान को बहुत डैमेज किया है और दोनों को रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अभी यूनिवर्सिटी में उस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान सारी, और मैं जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ वहाँ हमें इस माह की अभी तक पे नहीं मिली। तो इसी तरह मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेशल प्रोग्राम इस पर भी करें कि हमारी बहुत बड़ी ये हायर सेक्टर इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो ये जो दो पॉलिसीज़ हैं, इन दोनों को थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है कि ये एक तो मार्केट ड्रिवन नहीं थी, हमने मार्केट का एलिमेंट जो है वो इसमें हमने नहीं डाला, क्योंकि मार्केट सही सिग्नल देती है हमें और बड़ा एफिशिएंट सिग्नल होता है। जब अगर हम मार्केट सिग्नल को फॉलो करें तो हम क्राइसिस में नहीं जाते। अच्छा, ये जो वादे किए गए उसमें हमने ऐसा किया
किया गया कि प्रोडक्शन आउटसोर्स कर, बिजली प्रोड्यूस करेंगे, वो आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन उनसे खरीद के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की पाबंद वापडा होगी। वापडा में इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनाई। अब इसमें मसला ये था कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकलना था, कंज्यूमर और आईपीपी करना था, जो मार्केट का असूल है। ठीक है, अगर गर्मियों में ज़्यादा डिमांड है तो बिजली महंगी हो जाएगी, सर्दियों में कम डिमांड है तो बिजली सस्ती हो जानी चाहिए। जिस तरह मार्केट में हम देखते हैं कि टमाटर की ज़्यादा डिमांड है तो महंगा हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा आती है तो सस्ता हो जाता है, चिकन की ज़्यादा डिमांड है तो गवर्नमेंट को कोई इसमें मसला नहीं होता। तो हमने जो मसला यहाँ किया वो किया कि हमने जब इन प्रोडक्शन को आउटसोर्स किया तो आईपीपी जब पाकिस्तान में हम डिफरेंट फेजेस में लगाए तो हमने गारंटीज दी, सिक्योर किया कि उनकी प्रोडक्शन चाहे सेल हो ना हो हम उनसे खरीदेंगे। अच्छा, ये जो हम गारंटीज देते हैं ये इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान में रिस्क बहुत है, पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम हाई है इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। राइट। अच्छा, अब जरूरत इसकी बात की थी कि हम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करते ताकि रिस्क प्रीमियम कम हो, जैसे कि इंडिया में कम है, बांग्लादेश में कम है, तो ऑटोमेटिकली हमसे फिर आईपीपी गारंटीज नहीं मांगती, आईपीपी इस तरह के हमसे मुआदे नहीं मांगते जो हमें देने पड़ रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स को। तो एक्चुअली हम जो राइट डायरेक्शन पे शुरू से ही काम नहीं कर रहे, अभी भी हम राइट डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। हमें काम करना है अपने मुल्क में रिस्क फैक्टर पे, रिस्क प्रीमियम पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करना है। अगर हम इन फैक्टर पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एफडी आएगी वो उन्हीं टर्म पे आएगी जो मार्केट डिटरमिन कर रही है। राइट। तो हमें मार्केट पढ़ के सिक्योर करनी पड़ती है, जिससे इस तरह की ऑफर करनी पड़ती है जो हमने आईपीपी को दी हुई है। और उसके बाद दूसरा जो बड़ा मसला हुआ, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है और आईपीपी, ये जो एनर्जी पॉलिसी, दोनों में हमारी जो अजम्पशन थी फ्यूचर के बारे में वो रियलिस्टिक नहीं रही। हम यही असम्प करते रहे एनर्जी में कि फ्यूचर में हमारी इतनी ग्रोथ होगी, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और इतनी हमारी क्या कह लें कि बिजली की डिमांड होगी, जो कि नहीं हो रही। इंडस्ट्री इस वक्त सारी बंद पड़ी है, सारी डिमांड कंज्यूमर से आ रही है। तो वो जो गैप है इस वक्त डिमांड और सप्लाई का, अगर हम मार्केट ड्रिवन होता तो ऑटोमेटिकली वो हमें ना पे करना पड़ता। हमने चूंकि गारंटी दी हुई है कि आपका प्लांट चाहे हम बिजली लें ना लें हम आपको पे करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सी मिसमैनेजमेंट भी है। और मेरे ख्याल में अल्टीमेट टास्क क्या है कि हम इस वक्त खित्ते की सबसे महंगी बिजली है हमारे पास, जिस पे ना हमारी इंडस्ट्री वायबल है ना तो डॉक्टर साहब, हमारी। हम ये देखते हैं कि बहुत सी चीजें हमारी मार्केट बेस्ड नहीं होती हैं, बल्कि इसी तरह की गारंटीज पर जो है वो मबनी होती हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन वही कि इन्वेस्टमेंट जो है या जो इन्वेस्टर है उसको एक तरह से एश्योर किया जा सके। हाँ वही है, क्योंकि हमारा कंट्री रिस्की कंट्री है। राइट। तो रिस्की कंट्री में अगर आपकी तरह का हाईएस्ट है, जहाँ जो भी इन्वेस्टर आएगा, जहाँ हाई रिस्क होगा आपको हाई प्रॉफिट ऑफर करना पड़ेगा। यही बुनियादी वजह है कि हम देखिए मेरे सामने तो इंडिया में लाइन लगी हुई है एफडीआई की, वो उनसे टैक्स भी उतना लेते हैं जितने अपने लोकल इन्वेस्टर से लेते हैं, बल्कि हम ऐसी उन पे इम्पोजिशन लगाते हैं कि जिससे वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और तो कम होता है, वो अपनी कंडीशन पे एफडीआई लेते हैं। तो हम ये जो एफडीआई के बाकी डिटर्मिनेंट है उन पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो हमें ये मसाइल आएंगे। अभी हम जो SCIF कर रहे थे, जो हम कर रहे थे इनसे यूएई और सऊदी से, तो वहाँ हाँ SCIF, तो वहाँ भी हम इसी तरह की गारंटी ऑफर कर रहे थे, 50% प्रॉफिट ऑफर कर रहे थे। तो ये सारे वादे हमें फ्यूचर में हमारे गले पड़ते हैं जब हम इतनी ज्यादा गारंटीज देते हैं, इतना ज्यादा हाई प्रॉफिट ऑफर करते हैं। तो बेसिक फ्लॉ मेरे ख्याल में हमारी डायरेक्शन में जी ठीक है, यानी जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करने की जरूरत है ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट हो, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह इस किस्म के मुआहदे ना करने पड़े। अदरवाइज जो है वो इन्वेस्टर के लिए आपको गारंटी देनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टर को लाने के लिए ये जरूरी हो जाएगा। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं IPPs के हवाले से, और IPPs के हवाले से जो हम आए रोज़ बातें सुन रहे हैं कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, या ये भी सुन रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रीस्केड्यूल किया जाए। क्या इस मामले में हकीकत क्या है, इस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नसीर वाघा साहब, और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल समद याकूब साहब,
डॉक्टर आबिद गिल साहब भी मौजूद हैं। नसीर वाघा साहब, सबसे पहले तो चूंकि हम बात कंटिन्यू कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी इस हवाले से बयान दिया है कि मकामी IPPs को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए, क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हमारे एक हुक्मरान जमात के वजीर ने ये बयान दिया कि IPPs का सिलसिला जो है ना वो 90 से शुरू हुआ और बहुत सारी हुकूमतें आई और इस तरह के IPPs के लाइसेंस 94 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जी तब से ये काम शुरू हुआ और आज तक ये चलता आया और बहुत सारी कितने अफसोस की बात है, यानी अवाम की चमड़ी उधड़ती रही, अवाम का खून चूसा जाता रहा और खामोशी रही। अब देखिए अचानक ये IPPs का मामला कैसे खड़ा हुआ। असल में बात ये है कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो तो कहते हैं ना, लबरेज तो दूर की बात है, वो पैमाना छलक गया है, अब इंतहा हो गई है। जिन लोगों को बोलना चाहिए था, जिन लोगों को IPPs का पता था, जिन लोगों को इन मुआहदों का इल्म था, वो तो पहले ही मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो उनके पास दौलत ही इतनी है कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इससे बड़ी बात यह है कि वो बड़े लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं IPPs के जरिए वो सारी दौलत वापस उनके बैंकों में जा रही है। भाई वो क्यों बोलेंगे? देखिए बात यह है, इस तरह का कोई भी किया हुआ मुआहदा मेरी नजर में वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उस पे बार बार नेगोशिएशन हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं दुनिया में। वो कौन सा ऐसा मसला है जो हल नहीं हो सकता? आप कहते हैं जी हमने सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं। भाई सॉवरेन गारंटीज वाले तो बहुत थोड़े लोग हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं जो इस बात को ऑन करते हैं कि हमें मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, जो इस अवाम से वोट लेते हैं, हमने उनको कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। कितने दुख की बात है कि वही लोग अवाम का खून निचोड़ रहे हैं और वही लोग IPPs के मालिक हैं। ये IPPs का सिलसिला इन्होंने कैसे शुरू किया? देखना तो ये चाहिए कि बिजली बनाने का सस्ता तरीन जरिया अपनाया जाता, हाइड्रो पावर की तरफ आते। जिन लोगों को इन्होंने IPPs लगाने के लाइसेंसेस दिए, आप देखें डीजल पे, गैस पे, दूसरी फ्यूल्स से, यानी हम एक फ्यूल को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वहां होता है जहां तेल के कुएं हो, UAE हो, सऊदी अरब हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका, जिनके पास पेट्रोल बहुत ज्यादा और फ्यूल बहुत ज्यादा, वो लोग तो ये कर ले। भाई हमारा मुल्क तो पहले ही इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखना ये चाहिए कि आखिर मैं खुद सोचता हूं कि वो क्या वक्त होगा, वो कौन लोग होंगे जिन्होंने IPPs का ये मुआहदा पढ़ा और उस पर साइन कर दिए। यानी अब कैपेसिटी चार्जेस अवाम को तो अब पता चला है, हम जनरेशन हमें तो बहुत अच्छे से ये नहीं है कि 94 से वो एक ही मुआहदे हुए में है। ये मेरा ख्याल है 2 साल पहले भी मुआहदे हुए हैं। देखिए ये रिन्यू होते हैं, बिल्कुल रिन्यू होते हैं। ये जो है वो इसको निगोशिएट क्यों नहीं किया जा सकता था? वजह क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि वही लोग तो हैं जिन्होंने नेगोशिएट करना था, वो क्यों करेंगे? IPPs का शोर मचता है तो वो ऑडिट कराने पहुंच जाते हैं, उसका ऑडिट भी कराया जाता है, इंक्वायरीज होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं होता और होना भी कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब जो जमात इस्लामी ने शोर मचाया है, ये मैं तो यकीन जाने उनको अप्रिशिएट करता हूं। ये अवाम तो बेचारी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। देखिए कौमें वो एहतजाज करती हैं, कहते हैं ना ये रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा? भाई रेवोल्यूशन उन कौमों में आता है जिनको अपने रोटी पानी का फिक्र ना हो, उनको ये हो कि मैं अगर 6 महीने जेल भी चला गया तो मेरे घर रोटी चलती रहेगी। हमें तो और जिनको अपने हुकूक का इदराक हो। अच्छा, हमें तो रोटी रोज, एक बंदा यहाँ रोज कमाता है, रोज खाता है, हमें तो सांस ही नहीं आने दिया गया। इस कौम के हर बंदे को आप देख लें उनके साथ क्या हालात हो रहे हैं और यही वजह है। हुकूमत को पता है यहाँ किसी ने एजिटेशन नहीं करनी, हम पकड़ेंगे, हम अंदर कर देंगे, जेलों में भेज देंगे, उनके बच्चे पीछे से भूखे मर जाएंगे। लोग खामोशी से जुल्म सहते जा रहे हैं। ये तो भला हो गौहर एजाज का कि उसने पब्लिक में कर दी सारी चीजें, कि नंगा कर दिया उसने सारे निजाम को। ये देखें ये IPPs हैं और किन किन लोगों के और उनके मुआहदे। तो ये आप गवर्नमेंट लेके आए ना, अभी आज उन्होंने सलमान शहबाज साहब का जिक्र किया है, तो फिर
फिर उनका लेके आए ना कि वो कितने क्योंकि सलमान शहबाज साहब ने जो है ना वो एक ट्वीट की थी और मंगल के रोज उन्होंने ये कहा था कि हमें तो जो है वो सिर्फ बिजली की कीमत अदा की जाती है, अदरवाइज जो है वो जब ये कारखाने काम कर रहे होते हैं तभी बिजली की पेमेंट की जाती है और ये बिजली की कॉस्ट पे की जाती है, हमें कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं दिए जाते। जबकि गौहर एजाज साहब ने जो है वो फिर उसका जवाब में कोई डिटेल्स भी दी हैं कि हमने फ्लैट टेन्योर में जो है वो 1900 अरब रुपए जो है वो कैपेसिटी पेमेंट बिल्कुल दिए थे। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा ये कारखाने किनके चलते हैं? देखिए इनके अपने ही शुगर मिले हैं, वहीं क्रशिंग होती है, वहीं बिजली बनती है, लेकिन बिल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान देती है और वो उन लोगों के टैक्स का पैसा है, आपका हमारा, उनका खून निचोड़ के उनको पैसा दिया जाता है। टैक्सेस बहुत ज्यादा है। अब्दुल समद साहब, क्या जो आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है कि ये खत्म कर दिए जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि अगर ये यकलख्त खत्म कर दिए जाते हैं तो सूरत हाल क्या होगी फिर? मैं छोटी सी बात एक ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए खत्म ना करें, मैं बार बार कहता हूं रीनिगोशिएट करें, उनसे टेबल पे बैठे, उनको बताएं हमारे मुल्क का हाल क्या है, अवाम मर रही है, लोग रो रहे हैं, प्लीज इसको कुछ कोई इनमें कोई ऐसी शिकें कम करें। ठीक है अब्दुल समद साहब। देखिए सही का ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन रिव्यू और रीनेगोशिएशन में ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब रुपए अगर आज आप पे कर रहे हैं उनको एक साल में, तो ये अगले साल 2800 अरब रुपए हो जाएगा, ये 4000 अरब से भी क्रॉस कर जाएगा और आप 15-16 अरब डॉलर जो है वो ऑलरेडी उनको पे कर चुके हैं जो नई पॉलिसी के तहत 2015 की पॉलिसी के बाद। तो लिहाजा अगर आप नहीं करते तो फिर आप की अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन और आप की अब पब्लिक तो मुतामिल नहीं हो सकती। तो लिहाजा जहाँ पे सवर्न गारंटी हो और अगर आपके मुल्क में एजिटेशन का मसला हो जाए, आपकी पब्लिक बाहर निकल आए, तो आप सवर्न गारंटी को देखेंगे या अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखेंगे? बिल्कुल सही बात। जाहिर बात है कि आप अपनी जो है वो अपनी बका को या अपनी आवाम को सबसे पहले मद्देनजर रखते हैं, और सवर्न गारंटी के ऊपर जो है वो आपको जिस तरह रिकॉर्ड एक्ट में हुआ था, वो तो खैर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्लंडर किया था तो आपको एक हैवी पेनल्टी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पे अगर मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको इवन कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या अगर कोई आर्बिट्री आपका सिंगापुर में कोई तय हुआ है तो वहाँ पे भी अगर आप लेके जाएं तो जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो मेरा ख्याल है कि इसको वो जस्टिफाई किया जा सकता है, और अल्टीमेट इसका सोल्यूशन जो है वो रीनेगोशिएशन है। अदरवाइज आप उनसे बिजली लेना छोड़ दें और आप उनको पेमेंट भी छोड़ दें, और जो आपको आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे मोस्टली देखें 52% जो है वो तो आपके अपने लोकल पावर प्रोड्यूसर्स है ना, हुकूमत के हो गए। फिर उसके बाद जो आपकी जो 52% ऑन बाय स्टेट हो जाता है, बाकी को 30% आपके जो हैं वो तो मियां मंशा के, सलमान शहबाज के और इन सारे जो तरीन साहब के भी हैं जनाब उसमें। बिल्कुल तो ये जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल्कुल ये 28% इनके पास है। इनको देते ना, इनको हाइड्रो पावर के लाइसेंसेस डॉक्टर साहब देते ना, मजा तो तब था ना। ये काम क्यों किया कि जी आप फ्यूल से एनर्जी बनाएं? उनको कहते हमारे मुल्क के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं पानी के, वहां लगाएं ना, वहां अपने पावर प्लांट्स लगाएं, हमारी नहरों पे लगाएं, हमारे दरियाओं पे लगाएं, कितने नदी नाले हैं। वो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भरा पड़ा है ऐसी जगहों से जहां इतनी बड़ी मिकदार में बिजली पैदा की जा सकती है। मैं पूरे यकीन से कहता हूं, हमने उसमें पूरा मैंने स्टडी किया है, सर्वे करवाया है, वहां बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन वो काम नहीं किया जिसमें अपना फायदा था, वो काम कर लिया। देखिए आपने खुद ही शुगर मिल्स का जिक्र किया था, आप इन इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा के देखें कि इनका जो इंटरेस्ट है, जो इनका एक किस्म का जो फैब्रिक है जिसमें ये बुने हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या ब्यूरोक्रेसी हो गई या जुडिशरी हो गई, जो इनका सोशल फैब्रिक है, नेक्सस है जो इनका, वो एक दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो उनकी पॉलिसी मेकर से, लेजिस्लेशन से लेके एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही बेसिकली ये काम करते हैं। और अल्टीमेटली जो है वो आवाम की जेब से पैसा, चाहे वो शुगर की मद में जाए, वो आटे की बुनियादी ज़रूरत की मद में जाए, वो बिजली की उसमें मद में जाए, वो अल्टीमेटली बिजली की मद में इस वक्त बहुत सबसे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि घरों के किरायों से ज्यादा डबल बिजली का बिल आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ पे वही मैंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात आई है, तो पब्लिक अगर खड़ी नहीं होती और अगर ये जो मार्च है या एहतजाज है अगर ये भी जोर नहीं पकड़ता,
तो उस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बिल्डिंग की राइट, आवाम को तो मेरा ये अपने हुकूक के लिए जो है वो खुद से निकलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आपकी, क्योंकि आपने कहा कि एक तो जरूरत से ज्यादा बिजली की जो है वो पेमेंट्स की जा रही हैं, उतनी कंज्यूम नहीं हो रही है जितनी हम पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि डॉलर में हम चूंकि उसको पे कर रहे हैं, ये एक मसला है। मुआहिदों में आप क्या समझते हैं कि कहां पर गलती है और इसका हल क्या है? अच्छा देखें, हम ना जो रूट काज हैं उसको कम एड्रेस करते हैं, जो सिम्टम है उनको हम एड्रेस करते हैं। हाँ, इन वादों को रीनेगोशिएट कर लें, उससे मसला हल नहीं होगा। मसला ये कि हम ऐसे वादे करते क्यों हैं। हाँ, हम एक्चुअली जो एनर्जी सेक्टर है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं रन कर रही है, इसी तरह टैक्स कलेक्शन है। अब इसके जो फील्ड के रेलिवेंट एक्सपर्ट लोग हैं वो इसको रन करते हैं। तो हमें देखना होगा कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं कौन से ब्यूरोक्रेट्स ने किए, हमारी जो एनर्जी ब्यूरोक्रेसी है उसकी एफिशिएंसी क्या है, उनकी इस सब्जेक्ट पे ग्रिप कितनी है। क्योंकि मोस्टली हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में आते हैं, जबकि ये बड़ी एक एक्सपर्ट जॉब है कि आपने नेगोशिएट करने एग्रीमेंट जिस पर आपकी इंडस्ट्री, आपकी कह लो कि कंज्यूमर, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर सारा जिस पर डिपेंड करता है। एनर्जी तो लाइक ऐसे है जैसे आपके ब्लड में, बॉडी में ब्लड है, इस तरह एनर्जी है। तो मेरे ख्याल में एक तो मैं एनर्जी सेक्टर को, एनर्जी जो एक्सपर्ट हैं, एनर्जी इकनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनसे रन करना चाहिए। इसी तरह बाकी महकमे भी यही हिसाब है कि हम उसको प्रोफेशनल वे में नहीं चला रहे। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नसीर वागा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।